गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग घर पर स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम रेनबो बुक का आपका जो फर्स्ट लेसन है वाटर, जो कि प्रोफेसर सीवी रमन के द्वारा जिसको लिखा गया है, एक ऐसे है, एक निबंध है जिसमें उन्होंने वाटर की जो इम्पोर्टेंस होती है, जल का मानवीय जीवन में जो महत्व है, उस महत्व के बारे में बताया है। ये लेसन देखा जाए तो आपके जो लोअर क्लासेस हैं उसमें भी मिलता है देखने को, और इसको पुनः एक बार जो है आपके 12th सिलेबस में जोड़ा गया है ताकि आप जो है बेहतर तरीके से जल के महत्व को सीख पाएँ, समझ पाएँ और अपने जीवन में इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनको लागू कर पाएँ। तो सबसे पहले तो जो भी पैराग्राफ आज हम सीखेंगे, जो भी उसका अध्ययन करेंगे, उसका जो भी वोकैबुलरी है, पहले हम उसके शब्दकोश को देख लेते हैं। देखें, सबसे पहले एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है अनडाउटेडली। वर्ड है अनडाउटेडली और जिसका तात्पर्य है निसंदेह। अनडाउटेडली यानी निसंदेह। नेक्स्ट वर्ड है आपका बेनिफिशिएंट। बेनिफिट भी कहते हैं, बेनिफिशियल भी कहते हैं। बेनिफिशिएंट जिसका तात्पर्य है लाभदायक। याद करते चलना। नेक्स्ट आपका जो वर्ड है वो है जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल जो कि ज्योग्राफी से संबंधित होता है, तो इसका तात्पर्य हो जाएगा भूगर्भीय। ठीक है ना, पृथ्वी से संबंधित। नेक्स्ट वर्ड है आपका प्रोसेसेस। प्रोसेसेस, प्रोसेस यानी होती है प्रक्रिया और प्रोसेसेस यानी प्रक्रियाएं। ओके, जो कि इसके सामने आप देख सकते हैं, प्रक्रियाएं। नेक्स्ट वर्ड है आपका सरफेस। सरफेस का तात्पर्य होता है सतह। आप कह सकते हैं अपर लेयर ऑफ द अर्थ, यानी पृथ्वी की जो ऊपरी परत होती है, ठीक है, उसको सरफेस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका क्रस्ट। क्रस्ट का तात्पर्य होता है आंतरिक भाग, जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के अंदर का जो भाग होता है, जिसको आप गर्भ भी कह सकते हैं। ठीक है ना। एक तात्पर्य यहाँ एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है आपका एजेंसी। एजेंसी को आप मीडियम भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है माध्यम। ठीक है ना, जिसका तात्पर्य आपको बताया माध्यम। एक वर्ड यहाँ पे दे रखा है विद्यार्थियों एप्रोप्रिएट। वैसे तो आशा है कि इसमें से अधिकांशतः शब्द आपको पहले से ही आते थे। एप्रोप्रिएट को आप प्रॉपर भी कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है उचित, रीजनेबल भी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है आपका कंडीशंस। कंडीशंस से तात्पर्य आप जानते हैं, कंडीशन यानी परिस्थिति होती है, तो कंडीशंस यानी परिस्थितियाँ। वैसे एक कंडीशन शर्त के लिए भी आता है, कंडीशन में शर्त भी होती है, यही स्पेलिंग होती है, कंडीशन शर्त। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का तात्पर्य जो है वो है विनाशकारी। ठीक है ना, डिस्ट्रक्शन यानी विनाशकारी, विनाशकारी। अगला वर्ड है प्रोसीड। प्रोसीड मतलब प्रोसीड करना, मतलब किसी भी कार्य को शुरू करना, आगे बढ़ना, चलना, इस प्रकार के अर्थ में प्रोसीड का तात्पर्य आता है, आगे बढ़ना।
नेक्स्ट है आपका अनचेक्ड। देखो, चेक का तात्पर्य होता है रोकना, चेक करना, रोकथाम करना, और अनचेक्ड से तात्पर्य हो जाएगा बिना रोके हुए, बिना किसी रोकथाम के। एक वर्ड आपका जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इसके लिए, इस लेसन के लिए आपका दे रखा है सॉइल इरोशन। सॉइल इरोशन से कहने का तात्पर्य आपका है भूमि कटाव या फिर मृदा अपरदन। ओके, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे आपका दे रखा है इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट से यहाँ पे तात्पर्य आपका आशय या महत्व। वैसे जो इम्पोर्ट होता है उसका तात्पर्य एक आपका आयात भी होता है, आपको आता होगा। इम्पोर्ट मीन्स आयात होता है, और एक्सपोर्ट जो होता है उसका तात्पर्य निर्यात होता है। ठीक है ना। तो ये आपके इस लेसन के जो भी वर्ड हैं, सॉरी, इस पैराग्राफ के जो भी महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हम आज अध्ययन करेंगे, उसके बारे में आपको पूरा यहाँ पे मैंने बता दिया है। ठीक है, और इनको मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप इनको लर्न करेंगे। पहले से भी आपको लर्न होंगे, और एक दो शब्द अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, ठीक है ना, तो उसको आप अच्छी तरह से याद करें, और इन चीज़ों को आप रिवाइज़ करते रहें, क्योंकि जब भी आप ट्राई करेंगे आंसर लिखने की तो आपको इन शब्दों का जो है अत्यधिक लाभ मिलेगा। अगर आपको ये वर्ड याद होंगे तो आपको फिर ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। तो इसके बाद अब इसका जो भी आपका लेसन का जो पार्ट, जो पैराग्राफ हम रीड करेंगे, हम उसको देखते हैं। हाँ, देखें विद्यार्थियों, इससे पहले हमने जो ऊपर वाला पैराग्राफ था इसको कंप्लीट कर लिया था, जिसमें बताया गया था कि पानी जो है वो अपने साथ तेज़ रफ्तार से जब भी जाता है, बह करके जाता है, तो अपने साथ मिट्टी के कुछ कणों को बहा करके ले जाता है। इसके साथ साथ कुछ छोटे जो कण होते हैं वो उस पानी के अंदर तैरते रहते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आपका बन जाता है कि डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट बाई रिवर वाटर, यानी कि रिवर वाटर के द्वारा, नदी के पानी के द्वारा जो गाद का निर्माण होता है उसका वर्णन करें। तो आपको पता है कि रिवर्स, यानी हमने पढ़ाई था कि नदियाँ जो हैं कैरी ले जाती हैं लार्ज एंड हैवी पार्टिकल्स विद देयर फ्लड वाटर। ठीक है ना, हमने यहाँ पे इसको देखा था। ठीक है ना, ये है कैरी सिल्ट फाइनली डिवाइडेड सस्पेंशन। और इसके अलावा कि जो भारी भारी कण होते हैं, ये रहा देखो, कि जो नदियाँ होती हैं स्विफ्टली फ्लोइंग वाटर यानी रिवर्स जो हैं कैन कैरी यानी ले जा सकते हैं फेयरली लार्ज एंड हैवी पार्टिकल, जो भारी भारी कण होते हैं उनको वो बहा करके अपने साथ ले जा सकते हैं। इसके अलावा फ्लोइंग विद वाटर, और पानी के साथ बहते हुए टू लॉन्ग डिस्टेंस, जब ये कण जो है लंबी दूरी तक जाते हैं तो दीज पार्टिकल्स आर रब्ड टुगेदर। मैंने आपको बताया था कि ये कण आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से आपस में ये रब होते हैं, ये घिसते हैं या रगड़ते हैं। दिस वे दे टर्न इनटू वेरी फाइन क्वालिटी क्ले सिल्ट, और इस प्रकार से वो एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एक क्ले जो होती है, जो मिट्टी होती है, जो सिल्ट होती है, जो गाद होती है, वो बन के चिकनी मिट्टी के रूप में तैयार हो जाती है। इस प्रकार से गाद का निर्माण होता है। ओके, अब हम देखते हैं आपका जो भी अगला पैराग्राफ है उसको एक बार हम रीड कर लेते हैं। देखें विद्यार्थियों, यहाँ पे है द फ्लो ऑफ वाटर। फ्लो मीन्स आप जानते ही हैं, फ्लो का तात्पर्य होता है बहाव। वाटर यानी पानी, यानी नदियाँ जो होती हैं, जो नदियाँ हैं, नाले हैं, इनमें क्या है, पानी का बहाव होता है। या बरसात जो होती है वो बरसात भी बह करके आती है कहीं से। ठीक है ना। द फ्लो ऑफ वाटर यानी पानी का जो बहाव है, हैज़ अनडाउटेडली, अनडाउटेडली अभी मैंने एक शब्द आपको बताया था, अनडाउटेडली यानी निसंदेह, पानी के बहाव ने, फ्लो ऑफ वाटर पानी के बहाव ने, हैज़ अनडाउटेडली यानी निसंदेह, प्लेड यानी निभाया है, अ ग्रेट पार्ट यानी एक, ग्रेट यानी बहुत बड़ी, पार्ट यानी भूमिका, एंड अ बेनिफिशियंट, और बेनिफिशियंट मीन्स भी आपको मैंने बताया था, बेनिफिशियंट यानी लाभदायक। ठीक है ना। द फ्लो ऑफ वाटर यानी पानी के बहाव ने, हैज़ अनडाउटेडली यानी निसंदेह, प्लेड अ ग्रेट पार्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण, और बेनिफिशियंट यानी एक लाभदायक भूमिका अदा की है इन द जियोलॉजिकल प्रोसेस। जियोलॉजिकल यानी भूगर्भीय, और प्रोसेसेस यानी प्रक्रियाओं में, भूगर्भीय प्रक्रियाओं में,
बाई विच यानी जिसके द्वारा, द सॉइल ऑन द अर्थ सरफेस जिसके द्वारा, द सॉइल यानी मिट्टी का, ऑन द अर्थ यानी पृथ्वी की, सरफेस यानी क्या बताया था मैंने, अपर लेयर यानी सतह पर, हैज बीन फॉर्म्ड यानी निर्माण हुआ है। फ्रॉम द रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट, क्रस्ट मीन्स होता है गर्भ, और रॉक मीन्स चट्टानों, चट्टानों या चट्टानों के गर्भ से या गर्भीय चट्टानों से पृथ्वी की सतह पर उस मिट्टी का, सॉइल यानी मिट्टी का, फॉर्म्ड यानी निर्माण हुआ है। फिर से समझ लेते हैं, लंबा सेंटेंस है। द फ्लो ऑफ वाटर, पानी के बहाव ने, निसंदेह एक बहुत ही ग्रेट पार्ट यानी महत्वपूर्ण, तथा बेनिफिशिएंट यानी एक लाभदायक, पार्ट यानी भूमिका अदा की है, इन द जियोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी भूगर्भीय प्रक्रियाओं में, भूगर्भीय प्रक्रियाओं में पानी के बहाव ने निसंदेह एक महत्वपूर्ण और लाभदायक भूमिका अदा की है। वो भूगर्भीय प्रक्रियाएं कौन सी हैं? बाई विच यानी जिसके द्वारा, जिस प्रक्रिया के द्वारा, द सॉइल ऑन दी अर्थ सरफेस यानी उस पृथ्वी की सतह पर मिट्टी का, फॉर्म्ड यानी निर्माण हुआ है, फ्रॉम दी रॉक्स ऑफ इट्स क्रस्ट यानी उन गर्भीय चट्टानों से, चट्टानों के गर्भ से पृथ्वी की सतह पर मिट्टी का निर्माण हुआ है। किस प्रकार से हुआ वो भी हम देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो ऊंची ऊंची चट्टानें होती हैं, यहाँ से जब बारिश वगैरह होती है तो ये बारिश का पानी या चट्टानों का पानी पहाड़ों का जो है बह कर के आता है, और जब ये बह कर के आता है तो अपने साथ ये बारीक सी या मिट्टी के जो कण होते हैं उनको लेकर के आता है, और जब ये सतह पर आता है और ये बहने लगता है तो यहाँ सतह पर क्या होता है कि जो मिट्टी होती है, जो रेत होता है, वो यहाँ पे जम जाता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से पृथ्वी की सतह पर किसका निर्माण हो गया? इस सॉइल का निर्माण हो जाता है कि पृथ्वी की सतह पर इस प्रकार से मिट्टी का निर्माण हुआ है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया हुआ। फिर से देख लें। द फ्लो ऑफ वाटर हैज अनडाउटेडली, कि पानी के बहाव ने निसंदेह प्लेड यानी निभाया है, या ग्रेट पार्ट यानी महत्वपूर्ण भूमिका, एंड अ बेनिफिशिएंट वन यानी एक लाभदायक भूमिका अदा की है, इन द जियोलॉजिकल प्रोसेसेस यानी भूगर्भीय प्रक्रियाओं में, बाई विच यानी जिस प्रक्रिया के द्वारा, द सॉइल ऑन दी अर्थ सरफेस यानी पृथ्वी की सतह पर, और अर्थ सरफेस पृथ्वी की सतह पर, सॉइल यानी मिट्टी का, हैज बीन फॉर्म्ड यानी निर्माण हुआ है, फ्रॉम द रॉक्स यानी चट्टानों से, ऑफ इट्स क्रस्ट या चट्टानों के गर्भ से, गर्भी के चट्टानों से पृथ्वी की सतह पर उस मिट्टी का निर्माण हुआ है। अब देखें आगे। दी सेम एजेंसी, सेम एजेंसी, सेम यानी बिल्कुल वही, और एजेंसी यानी माध्यम। कौन सा माध्यम? कि ऊपर पहाड़ियों से बह कर के आया जो पानी है, उसने क्या किया है कि पृथ्वी की सतह पर मिट्टी को जमा दिया है। तो पानी का जो फ्लो ऑफ वाटर है, जो पानी का बहाव है, द सेम एजेंसी हाउएवर यानी हालांकि, अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, एप्रोप्रिएट मीन्स मैंने आपको बताया था प्रॉपर, उचित, कंडीशंस यानी मैंने बताया था एक तो शर्त होती है, एक परिस्थिति, कि द सेम एजेंसी यानी वही माध्यम, हालांकि अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस यानी उचित परिस्थितियों के अधीन, कैन ऑल्सो प्ले, कैन ऑल्सो प्ले, प्ले मीन्स निभा सकता है, यहाँ भी आया था, कैन ऑल्सो प्ले यानी निभा सकता है, अ डिस्ट्रक्टिव यानी एक विनाशकारी, पार्ट यानी भूमिका, ये डिस्ट्रक्टिव शब्द भी आया था, विनाशकारी भूमिका अदा कर सकता है, एंड वॉश अवे यानी, वॉश अवे यानी बहा कर ले जा सकता है, द सॉइल यानी मिट्टी को, विच इज़ द फाउंडेशन, जो कि फाउंडेशन है, जो आधार है, ऑफ ऑल एग्रीकल्चर यानी, ऑल एग्रीकल्चर यानी संपूर्ण कृषि का। समझ रहे हो? देखो, एक हमने पानी का बहाव का, एक हमने इसका जो लाभ देखा वो ये था कि पानी का जो बहाव है, जब पानी ऊपर से चट्टानों से बह कर के आता है, अपने साथ मिट्टी के कणों को लेकर के आता है, और मिट्टी के कण जो हैं वो पृथ्वी की सतह पे जम जाते हैं, तो इस प्रकार से पृथ्वी की सतह पे किसका निर्माण हो जाता है? मिट्टी का निर्माण हो जाता है। तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही? उसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो रही है आपके फ्लो ऑफ वाटर की, फ्लो ऑफ वाटर की। और अब यही माध्यम, पानी का बहाव, यहीं पे फिर से देख लें, फिर से वही माध्यम के सेम एजेंसी यानी वही पानी का बहाव, हालांकि अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस यानी अगर परिस्थितियां उसके उस उचित हों, उस उचित परिस्थितियों के अधीन,
कैन ऑल्सो प्ले यानी निभा सकता है, अ डिस्ट्रक्टिव पार्ट यानी विनाशकारी भूमिका, एंड वॉश अवे और भगा करके ले जा सकता है द सॉइल यानी मिट्टी को, विच इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल दी एग्रीकल्चर, जो कि संपूर्ण कृषि का आधार है। यानी मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों कि जो हमारी मिट्टी होती है, जो पृथ्वी है जहाँ पे हम फसल उगा रहे हैं, उसकी जो ऊपरी परत होती है ना, वो ही आपकी कैसी होती है, फर्टाइल होती है, ठीक है ना। और पानी के साथ अगर वो मिट्टी की ऊपरी परत बह करके चली जाएगी तो आपका जो कृषि का मुख्य आधार जो कि ऊपरी परत है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो कृषि कर पाना कैसा होगा, असंभव हो जाएगा, ठीक है ना। तो माध्यम एक ही है, तरीका एक ही है कि एक माध्यम से तो मिट्टी वो लेकर के आ रहा है, और अगर परिस्थितियां उचित बनी रहे, उचित परिस्थितियों से कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है वो हम देखेंगे अभी आगे, उसमें पढ़ेंगे। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वनों का कटान हो रहा है, ठीक है ना, भूमि का समतल होना, तो ऐसी परिस्थितियां अगर मिलती हैं पानी को, तो पानी जो है तेज रफ्तार से बह करके आगे चला जाता है, और जब वो आगे चला जाएगा और तेज रफ्तार से बहेगा तो जो भी मिट्टी होगी वो मिट्टी के कण जो है उसके साथ क्या हो जाएंगे, बह करके चले जाते हैं, ठीक है। तो पूरी एग्रीकल्चर जो संपूर्ण कृषि का आधार है, जो ऊपरी परत या जो मिट्टी, उस मिट्टी को वो क्या करेगा, वह सब यानी बहा करके ले जा सकता है। माध्यम वो ही है, एक माध्यम से तो मिट्टी वहाँ आ रही है उस परत पे, और उसी माध्यम से अगर परिस्थितियाँ कैसी रहें, अगर परिस्थितियाँ उचित बनी रहीं तो वो पूरी परत को, पूरी मिट्टी को बहा करके अपने साथ ले जा सकती है, पानी का बहाव। एंड इफ अलाउड टू प्रोसीड अनचेक्ड, और इफ यानी यदि, अलाउड यानी अनुमति दी जाए, मतलब अलाउ कर देना, अगर अलाउ किया जाए टू प्रोसीड, प्रोसीड यानी आगे बढ़ने के लिए, अनचेक्ड यानी अनचेक, मैंने बताया चेक यानी रोकथाम करना, अनचेक्ड यानी बिना रोकथाम के, और इफ अलाउड यानी अनुमति दी जाए टू प्रोसीड यानी आगे बढ़ने की, अनचेक्ड यानी बिना रोके हुए, तो कैन हैव द मोस्ट डिसास्टरस, ये जो डिसास्टरस शब्द है, और यहाँ पे एक शब्द आप देख रहे होगे डिस्ट्रक्टिव शब्द है, दोनों के तात्पर्य हैं विनाशकारी। तो कैन हैव द मोस्ट डिसास्टरस इफेक्ट्स यानी बहुत ही विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं ऑन दी लाइफ यानी जीवन पर, ऑफ दी कंट्री यानी देश के। समझ रहे हो कि एक माध्यम से तो आपने देखा कि पानी का बहाव जो है, वो पानी का बहाव निसंदेह रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक भूमिका अदा करता है, किसमें, भूगर्भीय प्रक्रियाओं में, और जिस भूगर्भीय प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी की सतह पर मिट्टी का निर्माण हुआ है। और यही माध्यम उचित परिस्थितियों के अधीन, यह रोकथाम न की जाए, उचित परिस्थितियों के अधीन यही माध्यम जो है बहुत ही विनाशकारी भूमिका अदा कर सकता है, और कैन वॉश अवे यानी बहा करके ले जा सकता है द सॉइल यानी उस मृदा, उस मिट्टी को, विच इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल दी एग्रीकल्चर यानी जो संपूर्ण कृषि का क्या है, आधार है। एंड इफ अलाउड टू प्रोसीड, और यदि उसे आगे बढ़ने दिया जाए, अनचेक्ड यानी बिना रोके हुए, अनचेक्ड यानी बिना रोके हुए उसे अगर आगे बढ़ने दिया जाए, तो कैन हैव द मोस्ट डिसास्टरस इफेक्ट्स, तो बहुत ही विनाशकारी प्रभाव हो सकते हैं ऑन द लाइफ ऑफ द कंट्री यानी देश के जीवन पे हो ही सकते हैं, कि जब लगातार पानी बहता रहेगा, मृदा अपरदन होता रहेगा, तो कृषि कर पाना असंभव हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे पानी बहता है तो पानी अपने साथ में मिट्टी बहा के ले जाता है, नालियाँ बना देता है, नाले बना देता है, खड्डे कर देता है, जिस पर कृषि करना कैसा होगा, असंभव हो जाएगा, और ऊपरी परत जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो भी उसके साथ बह करके चली जाएगी। तो उसका देश के जीवन पर बहुत ही गहरा एक असर पड़ता है, विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। अब देखें आगे, द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोशन, द प्रॉब्लम यानी समस्या, ऑफ सॉइल इरोशन यानी भूमि कटाव की या मृदा अपरदन की, इज वन ऑफ द सीरियस इम्पोर्ट यानी इज वन ऑफ द सीरियस इम्पोर्ट, सीरियस यानी बहुत ही गंभीर, इम्पोर्ट यानी आशय रखती है, अर्थ रखती है या महत्व रखती है, इन वेरियस कंट्रीज, विभिन्न कंट्री, वेरियस यानी विभिन्न, और कंट्रीज यानी देशों में, स्पेशली और विशेष रूप से, इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया यानी भारत के बहुत से हिस्सों में। यानी मृदा अपरदन की जो समस्या है वो बहुत से देशों में और विशेष रूप से भारत के बहुत से हिस्सों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही गंभीर आशय रखती है, एक गंभीर महत्व रखती है, ठीक है ना। द कंडीशंस यानी परिस्थितियां, अंडर विच यानी जिसके अधीन, इट अकर्स, इट का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, मृदा अपरदन, ठीक है ना। वो परिस्थितियां
अंडर विच यानी जिसके अधीन इट से यहाँ पे तात्पर्य क्या बताया मैंने, ये भूमि का घटाव। द कंडीशंस यानी वो परिस्थितियाँ, अंडर विच यानी जिन परिस्थितियों के अधीन, इट अकर्स यानी ये घटना घटित होती है, एंड द मेजर्स यानी वो उपाय, बाई विच यानी जिसके द्वारा, इट कैन बी चेक्ड यानी इनको चेक किया जा सकता है, चेक यानी इनको रोका जा सकता है, आर डिजर्विंग वो योग्य हैं, ऑफ द क्लोजेस्ट यानी गहन, और स्टडी यानी अध्ययन की। कौन सी चीजें, एक तो द कंडीशंस यानी वो परिस्थितियां, अंडर विच यानी जिन परिस्थितियों के अधीन, इट अकर्स जिन परिस्थितियों के अधीन ये भूमि कटाव होता है। भूमि कटाव होने के कारण, आप कह सकते हैं भूमि कटाव होने के कारण, इसका एक क्वेश्चन भी आपका बनता है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन है व्हाट आर दी सक्सेसिव स्टेप्स यानी कौन सी भी वो स्टेप्स या चरण है इन द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोशन, यानी जो भूमि कटाव की जो प्रक्रियाएं हैं उसके चरण क्या हैं, तो जितने भी उसके स्टेप्स हैं वो सभी डिजर्विंग द क्लोजेस्ट स्टडी यानी वो गहन अध्ययन के योग्य हैं, वो तो हैं ही, और इसके साथ साथ मेजर्स यानी वो उपाय, बाई विच यानी जिनके द्वारा, इट यानी इस भूमि कटाव को, कैन बी चेक्ड यानी रोका जा सकता है, वो रोकने वाले उपाय भी गहन अध्ययन के योग्य। मतलब दोनों ही चीजें, एक तो भूमि कटाव के कारण और भूमि कटाव को रोकने के जो उपाय हैं, वो दोनों ही विषय ऐसे हैं जिनका गहन अध्ययन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया डिजर्विंग ऑफ द क्लोजेस्ट स्टडी। ठीक है, ओके, आज हम जो है अपना टॉपिक जो है यहीं तक रखेंगे। ठीक है, और कल इससे अगला जो पार्ट हम पढ़ेंगे, इसमें आपके दो प्रकार के क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलते हैं। एक तो मिलता है व्हाट आर दी सक्सेसिव स्टेप्स इन दी प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोशन, कि भूमि कटाव के क्या क्या चरण हैं, और एक मिलता है कि व्हाट आर द वेरियस मेजर्स सजेस्टेड टू चेक सॉइल इरोशन, कि भूमि कटाव को रोकने के क्या क्या उपाय हैं। कल हम उनका अध्ययन करेंगे। आप इसके आगे का जो भी शब्दकोश है, जो वोकैबुलरी है, उसको तैयार करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, और मैंने क्वालिटी को भी थोड़ा बेहतर करने का प्रयास किया है। ठीक है, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।